कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मार्क एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में साइंस क्लास 9th चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल को पूरा चैप्टर इसका एक्सप्लेन करेंगे। पूरे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर ये चैप्टर का नाम क्या है, व्हाई डू वी फॉल इल। अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, चैप्टर का नाम है। तो बीमार होना मतलब डिजीज होना। तो इस चैप्टर में हम दो बातों पर ज्यादा फोकस होगा। एक तो डिजीज किसे कहते हैं या डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और हेल्थ क्या होता है या हेल्दी होना क्या है। तो डिजीज और हेल्थ की कंडीशन को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी के डिजाइन को, हमारा बॉडी बना कैसे है, ये समझना पड़ेगा। तो हम सब जानते हैं बच्चों, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो बॉडी है वो सेल है। सेल से फिर एक जैसे सेल जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर जगह में पाए जाते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम या बॉडी बनती है, और बॉडी से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हमारे किसी भी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसके फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, या किसी ऑर्गन में, मान लो टिश्यू के एग्जांपल में हम नर्वस टिश्यू ले सकते हैं, न्यूरॉन्स। इनका काम होता है ब्रेन के सभी सेंसिटिव ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक ले जाना, बॉडी के सभी सेंसिटिव ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक ले जाना, और ब्रेन से जो मैसेज है उसे सभी सेंसिटिव ऑर्गन तक लेकर आना। तो अगर इनमें कोई डैमेज होगा तो ये जो मैसेज ले आने का काम है वो प्रभावित होगा। इसी तरह से अगर हम किडनी की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर किडनी में कोई डैमेज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो हमारे पूरी बॉडी में गंदा ब्लड फ्लो होगा, जो अपने आप में एक बॉडी के लिए डिजीज होगा, एक प्रॉब्लम होगा। बाकी ऑर्गन भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ में हमें समझना होगा कि जो डिजीज कब बनती है या पर्सन हेल्दी कब रह सकता है। अब हेल्थ क्या होता है? डिजीज होता है बच्चों डिस्कंफर्ट या डिसईज, यानी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई पार्ट अगर प्रभावित है, बैडली अफेक्टेड है किसी भी रीजन से, इन्फेक्शन से या इंजरी से, तो उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। तो हेल्थ किसे कहते हैं? हेल्थ के लिए आपको पता है WHO ने इसकी प्रॉपर डिफाइन दी है। बीइंग हेल्दी का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जो फिजिकली, मेंटली और सोशली परफेक्ट हो, वेल बीइंग हो, उसे हम कहेंगे कि ही हैज ए गुड हेल्थ, है ना। तो पर्सन क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। अब 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है WHO की तरफ से। रीजन यही है, लोगों को अपने हेल्थ के लिए अवेयर करना है। इसी तरह से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसका रीजन भी हेल्थ कॉन्शियस होना ही है, क्योंकि योगा और प्राणायाम से सीधा रिलेशन हमारी हेल्थ को होता है। तो हेल्थ डे या इंटरनेशनल योगा डे मनाने का पर्पज ही हम सबको हेल्थ के लिए अवेयर करना है, कॉन्शियस करना है। अब हम अपनी एक हेल्दी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, डिजीज फ्री लाइफ कैसे अब पा सकते हैं, उसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों को अपना सकते हैं। जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल हो वो कुछ इस तरह की हो जिसमें एक्सरसाइज भी हो, प्रॉपर स्लीप भी हो, इनफ रिलैक्सेशन भी हो, हम बैलेंस डाइट भी लें, अपने पर्सनल हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें, और आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखें, हेल्दी सराउंडिंग बना के रखें, तो हम अच्छा हेल्थ पा सकते हैं। डिजीज फ्री के साथ साथ अच्छा हेल्थ पा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है बच्चों कि अच्छे हेल्थ का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है अच्छे हेल्थ का। बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमें ये दिखता है कि हम जो भी काम करते हैं उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, एक टीचर के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, या फिर किसी भी प्रोफेशन में है हम तो हेल्दी होना हमारे वर्क, हमारे जो पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। तो हेल्थ का एक सबसे अच्छा एडवांटेज यही होता है, इट इंक्रीजेज आवर वर्किंग एफिशिएंसी एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी एट आवर बेस्ट। इसके अलावा
ये मेंटल और सोशल प्रेशर को भी हम झेल सकें, टॉलरेट कर सकें, उसमें भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमारी लाइफ को ये जॉयफुल बनाता है। मतलब हम किसी भी हाल में होंगे लेकिन अगर हेल्दी हैं तो उसका हमारे जो बॉडी है उस पर अच्छा इंपैक्ट होगा, हमारी पूरी लाइफ पर अच्छा इंपैक्ट होगा। तो बच्चों ये हेल्थ का एडवांटेज है, अच्छा हेल्थ होने का एडवांटेज है। अब कौन सी कंडीशन है जो हेल्थ के लिए जरूरी है? जैसे यहाँ पर पहली कंडीशन है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। देखो फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट का मतलब फिजिकल आसपास की साफ सफाई, सोशल यानी सोशल सर्विसेज और आसपास के लोग आपके साथ कैसे पेश आते हैं। तो दोनों बातें यानी कम्युनिटी सर्विसेज, आसपास के लोग, आसपास की साफ सफाई, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये आपके आ गया गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है कि हमारे जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो हम बैलेंस डाइट ले पाएंगे, हम वो सभी कर पाएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। तो एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होना बहुत आवश्यक है अच्छे हेल्थ के लिए। इसके अलावा एक्टिव लाइफ स्टाइल, लोगों के पास, लोग अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, बहुत अच्छी साफ सफाई होती है, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन भी होती है, लेकिन अगर उनकी लाइफ स्टाइल एक्टिव नहीं है, सिर्फ सोफे पे बैठ कर टीवी देखना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है और अपनी लाइफ को एक्टिव बनाने के लिए कुछ नहीं सोचना, एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं देना, खाने पीने पे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देना, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बुरा होता है। तो इसलिए अच्छी एक्टिव लाइफ स्टाइल का होना भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है बच्चों। अब आगे हमें बढ़ना है कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब बच्चों जो हमारी कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, नाली की साफ सफाई, स्ट्रीट की क्लीनिंग यानी सड़कों की साफ सफाई, या हम जिस स्कूल में जाते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस अस्पताल में जाते हैं, वहां किस तरह का साफ सफाई है ना, हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखा हुआ है, वो सभी आता है हमारे कम्युनिटी हेल्थ में। तो अगर हमारी कम्युनिटी हेल्थ अच्छी होगी बच्चों तो उससे हमारी खुद की हेल्थ भी अच्छी होगी। मतलब हमारी जो हेल्थ है, हमारे उसमें पर्सनल इशू भी मैटर करते हैं और कम्युनिटी इशू भी मैटर करते हैं। पर्सनल इशू में हम अपना कितना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम कैसा खाना खाते हैं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सभी पर्सनल इशू हो गए। और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, एक्टिव है या नहीं है, ये सभी पर्सनल इशू है। कम्युनिटी इश्यूज का मतलब होता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, वहां आसपास के लोग कैसे हैं, कहीं आप डर की फीलिंग में तो नहीं रहते, आसपास जो हार्मनी होनी चाहिए, लोगों के बीच में सद्भावना होनी चाहिए, वो है कि नहीं है, लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या हम लोग डर के एक उस माहौल में जी रहे हैं। और साथ में हमारे आसपास की जो साफ सफाई है, गार्बेज डिस्पोजल है ना, वो सब कैसा है, पानी की जो सप्लाई है हमारे एरिया में वो कैसी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है या नहीं है, आसपास बहुत ज्यादा क्राउडेड तो नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया तो नहीं है। तो ये सभी हमारी कम्युनिटी हेल्थ और जो हमारे पर्सनल इशू है, दोनों ही हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। तो इसलिए हमारी जो पर्सनल इशू है और जो कम्युनिटी हेल्थ है, दोनों ही हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं। उससे हमारे हेल्थ पर पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट, जैसी कंडीशन होगी वैसा इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। अब हमें बात करना है बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री होने का क्या मतलब है। देखो जब बात करते हैं बीइंग हेल्दी होने की, तो उसमें हम किसी भी पर्सन के वेल बीइंग को हम देखते हैं कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग या अच्छा बीइंग इनफ वेल होना चाहिए, बीइंग वेल इनफ होना चाहिए, वो फिजिकली, सोशली और मेंटली ठीक है, अच्छे हालात में है। और जब डिजीज फ्री होने की बात करते हैं तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, यानी उसके बॉडी में कोई आइडेंटिफिएबल डिजीज नहीं नजर आ रही है, तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज या बीइंग डिजीज फ्री। जब बीइंग हेल्दी की बात करते हैं तो हम उस व्यक्ति की बात भी करते हैं, उसके फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट की भी बात करते हैं, क्योंकि तीनों से ही उसका हेल्थ जुड़ा होता है। और जब हम बात करते हैं डिजीज फ्री होने की, तो हम केवल एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक पर्सनल इंडिविजुअल की बात करते हैं। अब अगर हम बीइंग हेल्दी की बात करते हैं तो पर्सन हेल्दी होगा, एनर्जेटिक होगा, पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड में होगा, अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा लाइफ में। और जब हम डिजीज फ्री की बात करते हैं तो वो हो सकता है कि वो हेल्दी हो और ये भी हो सकता है कि वो हेल्दी ना हो, यानी उसका हेल्थ अच्छा भी हो सकता है या उसका हेल्थ पुअर भी हो सकता है। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि बीइंग हेल्दी और डिजीज फ्री होने का क्या क्या मतलब हो सकता है बच्चों।
इसके अलावा डिजीज क्या है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं। यानी डिजीज क्या है, इट रिफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फंक्शनिंग को जो मॉडिफाई करे, जो प्रभावित करे, उस कंडीशन को डिजीज कहते हैं। अब डिजीज दिखती कैसे है, तो डिजीज सिम्टम और साइन के रूप में दिखती है। सिम्टम क्या होता है, जो पेशेंट है, कोई पर्सन जो फील करता है, हेडेक, सरदर्द, लूज मोशन या जो भी उसको पर्सनल प्रॉब्लम होती है, पेन, वो उसके सिम्टम होते हैं डिजीज के। और डिजीज सिम्टम और साइन के रूप में नजर आता है। साइन क्या होता है, जो डॉक्टर उन सिम्टम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ मेडिकल चेकअप करवा सकता है डिजीज को पिन पॉइंट करने के लिए। तो सिम्टम होता है कि जो सिम्टम ऑफ द डिजीज आर इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग सच एज हेडेक, लूज मोशन एटसेट्रा। और साइन क्या होता है, इट गिव्स मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, इट इंक्लूड लेबोरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। जब हम सिम्टम बताएंगे डॉक्टर को, उसके रिगार्डिंग डॉक्टर हमसे कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब वो डिजीज के साइन को ढूंढता है, वो मेडिकल जांच करवा सकता है। तो डिजीज कैसी दिखती है, सिम्टम और साइन के रूप में दिखती है डिजीज। उससे हमें आइडिया लगता है कि डिजीज क्या हो सकती है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमें समझना है कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज के दो कॉजेज है बच्चों, एक इमीडिएट कॉज है और दूसरा कंट्रीब्यूटिव कॉजेज है। मान लीजिए आपके एरिया में पानी की सप्लाई थी, किसी दिन पानी की सप्लाई गंदी हो गई, पानी जो है उसमें कुछ बैक्टीरिया, वायरस आ गए और उस मोहल्ले के कुछ बच्चों ने जब उसे पिया तो उसमें से एक आध बच्चे को लूज मोशन हो गए। तो अब सवाल ये उठता है किसी एक बच्चे को क्यों हुआ लूज मोशन। लेकिन लूज मोशन हुआ तो उसका जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है, तो इमीडिएट कॉज जो है उसका वो वायरस या बैक्टीरिया है जो उस पानी से उसको मिला। अब सवाल ये है कि यार वो पानी तो उस मोहल्ले के और भी बच्चों ने पिया होगा, उस घर के भी और बच्चों ने पिया होगा, तो किसी एक दो बच्चों को ही लूज मोशन क्यों हुए। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उस बच्चे का हेल्थ अच्छा ना हो। अब हेल्थ अच्छा क्यों नहीं है, हो सकता है उसको बैलेंस डाइट नहीं मिलती हो। बैलेंस डाइट क्यों नहीं मिलती, उसकी हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना हो। एक और रीजन है कि वहां पर जो बच्चा बीमार हुआ वहां की कम्युनिटी सर्विसेज अच्छी नहीं थी। या एक रीजन और हो सकता है कि उसकी जेनेटिक कंडीशन ऐसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है कि वो वायरस उसको जल्दी प्रभावित कर देता है जिससे उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिजीज के कॉजेज में दो लेवल हो जाते हैं, एक इमीडिएट कॉज जो तुरंत यानी वायरस और बैक्टीरिया जिसकी वजह से उसको लूज मोशन हुआ है, और बाकी सभी कॉजेज को हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी फैक्टर या कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। तो इमीडिएट कॉज में कोई पैथोजन हो सकता है, और जो कंट्रीब्यूटरी कॉज में उसकी पुअर हेल्थ हो सकती है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, या उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, है ना। ये सभी जो है वो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज या कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स में आते हैं डिजीज के। अब हमें समझना है डिजीज किस किस से होती है, मतलब क्या क्या मतलब डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो जैसे पहला है पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सभी डिजीज को कॉज करते हैं, इन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं। और उसका पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट भी डिजीज का कारण बन सकती है, यानी अच्छी हेल्थ का ना होना या हम उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, अंडर नरिशमेंट है, तो वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। इसके अलावा उसको हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, जो मतलब उसे होना ही है, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। या उसके लैक ऑफ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, ठीक से उसका टीकाकरण नहीं हुआ है, बच्चों को जो बचपन में सारे टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है, वो शायद ठीक से नहीं हुआ है। तो डिजीज के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, एयर या वाटर पॉल्यूशन है, तो ये डिजीज के कॉजेज हैं बच्चों। अब हमें समझना है टाइप ऑफ डिजीज क्या है। तो एक्यूट डिजीज क्या होता है, एक्यूट डिजीज वो डिजीज है बच्चों जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, कोल्ड एंड कफ, उससे हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता, जल्दी ही पर्सन रिकवर हो जाता है, ना तो उसकी पढ़ाई ना ही उसकी जॉब पे कोई बुरा असर पड़ता है, उसे हम कहते हैं एक्यूट डिजीज, है ना। कोल्ड कफ इसका एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद क्रोनिक डिजीज क्या होता है, जो डिजीज लॉन्ग टर्म के लिए आता है, अगर किसी विद्यार्थी को हो जाए तो उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, अगर किसी पर्सन को हो जाए तो उसकी जॉब पर बुरा असर पड़ता है, और वो किसी बॉडी के पार्ट को मतलब कंप्लीटली डैमेज भी कर सकती है। ट्यूबरक्लोसिस, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एग्जांपल है, या कैंसर है, एलिफेंटाइसिस है, डायबिटीज है, ये सभी क्रॉनिक डिजीज है जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है पर्सन पर। इसके अलावा डिजीज के हिसाब से देखें तो इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जो एक हेल्दी बीमार व्यक्ति से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकती है ना, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जो पैथोजन
यानी बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म्स, इनसे ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे डिजीज जो एक इन्फेक्शन जो है माइक्रोब लेके आता है उसे इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और ये एक पर्सन से हेल्दी पर्सन तक किसी न किसी बायोलॉजिकल एजेंट, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वॉर्म से ट्रांसफर हो सकती है बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति तक। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं ट्रांसफर होती है ना। इसके जो रीजन होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, जेनेटिक रीजन हो सकते हैं, डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट डिजीज है ना। डायबिटीज, द डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कांटेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सभी डिजीज नॉन इन्फेक्शियस हैं, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती है। इसके बाद एक कंजेनिटल डिजीज है। कंजेनिटल डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज किसी पर्सन में बचपन से है, जब उसका जो एम्ब्रियो का ग्रोथ हो रहा था उसी वक्त कोई प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्टिव आ गया, एबनॉर्मलिटीज आ गई, तो वो डिजीज उसके जन्म से ही है उसके साथ, तो वो है कंजेनिटल डिजीज। एग्जांपल में हीमोफिलिया के ब्लड का एक प्रॉब्लम है जो बच्चे में बचपन से ही पाया जाता है। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। तो यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं इनको हम। अब इन्फेक्शियस एजेंट के क्या कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है? जिसमें आपका बैक्टीरिया आता है, एग्जाम्पल में साल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड का करता है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलाई, स्टेफिलोकोकस, ये सही बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया। वायरस HIV या SARS, फंजाई में पॉइजनस मशरूम आ गया, और प्रोटोजोआ, अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हो गए। वॉर्म्स में एस्कैरिस आ गया बच्चों। अब इन सभी पैथोजेंस के लिए अलग अलग दवाइयां भी हैं जो हेल्प करती हैं उस पैथोजेंस को किल करने में। जैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वायरस को मारना है तो एंटीवायरल दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया में जो मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसका खास बात यह है कि बैक्टीरिया अपने चारों ओर एक सेल वॉल को डेवलप करता है, तो एंटीबायोटिक दवाइयां उस सेल वॉल को ही डैमेज करती हैं। लेकिन एंटीवायरल दवाइयां बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वायरस के अपने जो बायोकेमिकल पाथवेज है बहुत कम है, वो होस्ट की सेल को इस्तेमाल करता है, वो हमारे सेल में एंटर कर जाता है, हमारी सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें उसके लिए उसके ऐसी मतलब दवाई बनानी पड़ती है जो उसके बायोकेमिकल पाथवे को रोके, हमारे सेल के अंदर जो काम चल रहा है उसको ना रोके। क्योंकि अगर हम अपने सेल के ही ऐसी दवाई इस्तेमाल करेंगे जो हमारे सेल के काम को रोक देगा तो पूरी बॉडी ही खराब हो जाएगी। इसलिए वायरस के अपने बायोकेमिकल पाथवेज कम होते हैं, इसलिए एंटीवायरल दवाइयां बनाना मुश्किल होता है बच्चों। इसके अलावा जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है एंटी फंगल, फंगस के इन्फेक्शन के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी फंगल का। एंटी प्रोटोजोवल यानी जो प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, तो उसके अगेंस्ट जो दवाई इस्तेमाल होगी वो एंटी प्रोटोजोवल होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा एंटी हेलमिंथिक यानी जो वॉर्म से बीमारियां होती हैं उसको वॉर्म्स को मारने के लिए जो दवाई इस्तेमाल होगी उसे एंटी हेलमिंथिक दवाई कहेंगे, डिजीज मतलब मेडिसिन कहेंगे। अब एपिडेमिक डिजीज क्या होता है बच्चों? एपिडेमिक डिजीज वो डिजीज है जो बहुत तेजी से फैल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया में कई लोगों को एक साथ फैल रही है, तो उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक का अगला स्टेज पैंडेमिक होता है। जैसे एपिडेमिक की स्टार्ट, जैसे अभी हम लोग पैंडेमिक के टाइम से गुजर रहे हैं, एपिडेमिक की स्टार्ट चाइना से हुई, सबसे पहले कोविड-19 चाइना में आया, वहां से वो एपिडेमिक था, लेकिन वो जल्दी से पैंडेमिक में कन्वर्ट हो गया, यानी वो कॉन्टिनेंटल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में फैल गया वो, तो वो पैंडेमिक हो गया। तो एपिडेमिक क्या होता है? सम इन्फेक्शियस डिजीज दैट डेवलप एंड स्प्रेड रैपिडली टू मैनी पीपल इन ए कम्युनिटी आर कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज। यानी किसी कम्युनिटी में फैलना है ना, बहुत सारे लोगों को एपिडेमिक है, लेकिन जब वो डिजीज एक लार्ज स्केल पर कॉन्टिनेंटल लेवल पे फैलती है बहुत सारे लोगों को, तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। तो पैंडेमिक जो है इज ए एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस अ लार्ज रीजन फॉर इंस्टॉल मल्टीपल कंट्रीज और वर्ल्ड वाइड अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो बच्चों अब आ गया जो है कॉमन डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हम ये भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चों वायरस से होने वाली बीमारी डेंगू है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, फ्लू, कॉमन कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, ये सभी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, बैक्टीरिया के नाम भी दे रखा है यहाँ पर,
है ना, और कॉलेरा, निमोनिया, टाइफाइड, टीबी, टेटनस, एंथ्रेक्स, एक्ने, फूड पॉइजनिंग, सिफिलिस, गोनेरिया, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बात है। देखो ये सिफिलिस और गोनेरिया जो है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जांपल होता है बच्चों। पेप्टिक अल्सर के बारे में ये बात है कि पहले ये समझा जाता था, ये ब्लड इस स्टमक के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती थी इसमें, है ना। पहले ये समझा जाता था कि ये डिजीज जो है एसिडिटी के वजह से होती है और ये लाइफस्टाइल की वजह से होती है, इंसान की बैड लाइफस्टाइल की वजह से। लेकिन थैंक्स टू वॉरेन एंड हेस्टिंग, जिन्होंने पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर का रीजन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया है, जो उन्होंने देखा कि स्टमक के आसपास जो लोग पेप्टिक अल्सर से पीड़ित थे उनके स्टमक के आसपास इसकी ग्रोथ को देखा। तो इन्होंने फिर जब बताया तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो इलाज है वो एंटीबायोटिक से पॉसिबल है। तो वेरी वेरी थैंक्स टू देम कि जो पेप्टिक अल्सर एक जानलेवा बीमारी थी वो इजीली क्योरेबल हो गया इस डिस्कवरी के बाद। तो ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज थी। इसके अलावा फंगस से होने वाली डिजीज जो है आपके स्किन प्रॉब्लम है, रिंग वॉर्म है, एथलीट फूट है, यानी पैरों की सर्दियों में पैरों के बीच में उंगलियों में जो खुजली होती है वो एथलीट फूट्स है, तो वो फंगल इन्फेक्शन है बच्चों। इसके वाला जो प्रोटोजोआ है, अमीबा, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, इनसे जो बीमारियां होती हैं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, कालाजार लेशमानिया से होता है, अमीबिक डिसेंट्री अमीबा से होगी, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ से होता है बच्चों। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां। वॉर्म से क्या होता है, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें वॉर्म्स आ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या एलिफेंटाइसिस इससे होता है बच्चों, हाथी पाँव, जिसमें इंसान का जो पैर है यानी फीट जो बहुत मोटा हो जाता है। इंडिया के कुछ भागों में, ओडिशा शायद एरिया में ये पाया जाता है बच्चों बेसिकली। अब ये जो पिक्चर है ये बता रहा है किस तरह से एक बीमारी एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक कैसे कैसे फैल सकती है। देखो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से, यहाँ हैंड शेकिंग से, है ना, फैल सकता है। एयर के द्वारा उसके पार्टिकल्स उस हेल्दी पर्सन तक एंटर कर सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कपड़ों से, या उसके यूज किए हुए बर्तन से, या उसके द्वारा यूज जूठा फूड या पानी से भी फैल सकता है। और वेक्टर्स यानी मॉस्किटो या फिर फ्लाइज जो है, कॉकरोच, ये ले जा सकते हैं। और ये डॉग या कैट या मंकी, अगर इनको रेबीज है तो उससे हेल्दी पर्सन को रेबीज हो सकता है उनके काटने पर। तो ये इसी बात को हम डिटेल में वर्ड्स में देखते हैं बच्चों। तो जो मीन्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है वो कैसे कैसे फैल सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकता है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कांटेक्ट एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। अब एयर से फैलता है तो स्नीजिंग एंड कफिंग यानी छींकने और खांसने से फैल सकता है। हवा में उसके बैक्टीरिया या वायरस या जो पैथोजन है वो एंटर करेगा और हेल्दी पर्सन तक चला जाएगा। कॉमन कॉल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया इसका एग्जाम्पल हो गया। वाटर से फैलता है तो पानी में गंदा पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो होगा वो अगर गंदा होगा तो उससे फैलेगा, जो कि कॉलेरा, एमीबिक डिसेंट्री है। और अगर वेक्टर से फैलता है तो जैसे मच्छर या मक्खी, है ना, जो डॉग, कैट, मंकी, मॉस्किटो, है ना, एनाफ्लीज मॉस्किटो, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं वो एग्जाम्पल हो गई, वेक्टर के एग्जाम्पल में आ गई। तो मलेरिया, रेबीज, डेंगू, येलो फीवर ये वेक्टर के जरिए होते हैं, मतलब डॉग, कैट, मंकी या मॉस्किटोज के जरिए होते हैं। अब सेक्सुअल कांटेक्ट से जो फैलती है बीमारी उसमें आपको पता ही है, सिफिलिस, एड्स, वार्ड्स, गोनेरिया, है ना। ये सिफिलिस और एड्स वायरस से होता है, वार्ड्स और गोनेरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, ये जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल कांटेक्ट से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, जैसे कि स्कैबीज, खुजली वगैरह, फंगल इन्फेक्शन। अगर हम किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम है, स्कैबीज वगैरह है, तो उसके हम फूड को या क्लॉथ्स को इस्तेमाल, जूठा खाना या फिर उसके यूज किए हुए क्लॉथ्स को इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है। अब एड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि एड्स का कॉज क्या है और इसके ट्रांसमिशन को रोकने के कैसे फैलता है और उसके कैसे प्रिवेंशन है। तो जो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एचआईवी वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी की फुल फॉर्म हो गई। और जो इसका ट्रांसमिशन है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैल सकता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए, यानी अगर इन्फेक्टेड ब्लड होगा एचआईवी का तो उससे अगर वो ब्लड हम किसी और पर्सन को यूज करेंगे तो उससे हो सकता है, या निडल या ब्लेड्स वगैरह से हो सकता है, या फिर जो मदर होगी उसके प्रेगनेंसी में उसके बेबी को हो सकता है। और इसको प्रिवेंशन करने के लिए वही सभी मेथड जो हमने देखे ट्रांसमिशन उनको हमें प्रिवेंट करना होगा, यानी हमें
ब्लड जो यूज करना है वो एकदम टेस्टिंग के बाद, वैसे होता भी टेस्टिंग है प्रॉपर तरीके से, जो ब्लड इस्तेमाल करना है उसका पूरा HIV नेगेटिव होना चाहिए, और डिस्पोजल सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ नॉन पर्सन, और इसके अलावा सेम रेजर जो सलून वगैरह में ब्लेड्स है उसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। अब बच्चों अगला टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब क्या है, देखो बीमारियां जो होती हैं, डिजीज जो होता है वो ऑर्गन टू ऑर्गन अपना वो दिखाता है, मतलब असर दिखाता है। कई बार एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग उसका जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो असर दिखता है, कई बार वो डिजीज के अकॉर्डिंग उसका असर दिखता है कि डिजीज अगर ये वाली है तो उसका असर यहाँ होगा जाके, अगर एंट्री पॉइंट ये है तो उसका असर यहाँ होगा। एग्जाम्पल समझते हैं इस बात को। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन्स एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू। जो बीमारी करने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग तरीके से एंटर करते हैं, अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू तक जाते हैं, और उसके जो साइन और सिम्टम है वो डिपेंड करता है किस टिश्यू या ऑर्गन को उस माइक्रोब ने टारगेट बनाया है। ठीक है ना। अब जैसे माइक्रोब अगर नोज से एंटर करता है तो ऑब्वियसली लंग्स तक जाएगा, और लंग्स तक जाएगा तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी प्रॉब्लम आएगी, है ना, जो बैक्टीरिया से होती है। अगर वो माइक्रोब एंटर करता है मुंह से, माउथ से एंटर करता है तो वो हमारे स्टमक तक जाएगा, जो टाइफाइड बैक्टीरिया कॉज करता है, या जो जॉन्डिस हो सकता है, लीवर में जा सकता है, तो उसका एंट्री पॉइंट माउथ होगा। अगर कोई डिजीज जो है वायरस, जैसे एड्स वाला वायरस है, देखो एंट्री पॉइंट कुछ भी हो लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन, इसका असर जो है हमारी इम्यूनिटी पर होता है, हमारे लिम्स पर होता है। तो वायरस ब्लड से आए, मदर से बेबी को आए, या सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए आए, लेकिन उसका असर हमारे लिम्स पर, इम्यूनिटी पर होता है, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करता है। तो एंट्री पॉइंट पर भी डिपेंड करता है, और उस वायरस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब पर भी डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गन को टारगेट बनाता है। अगर वायरस, जैसे जापानीज वायरस का एग्जांपल है, ये वायरस जो है ब्रेन फीवर कॉज करता है, लेकिन ये मच्छर के काटने से एंटर करता है, यानी हमारी ब्लड में कहीं से भी एंटर करता है, लेकिन असर उसका ब्रेन पर होता है। ऐसे ही HIV वायरस असर एंट्री सेक्सुअल ऑर्गन से या ब्लड से या मदर से उसके बेबी को, लेकिन असर उसका इम्यूनिटी पर होता है ना, लिम्फ नोड पर होता है, हमारे बॉडी में जो होते हैं लिम्स। तो यहाँ पर दो बातें हैं, जो डिजीज का मैनिफेस्टेशन है वो उसके एंट्री पॉइंट पर भी डिपेंड करता है, साथ में ये मैनिफेस्टेशन उस माइक्रोब पर भी डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गन को टारगेट बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। जब कोई माइक्रोब या पैथोजन एंटर कर ही जाता है तो वो फिर हमारी जो इम्यूनिटी होती है उससे लड़ने के लिए कुछ तैयारी करती है, यानी कुछ सेल्स का रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है सैनिकों की, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, और उसकी वजह से स्वेलिंग हो सकता है, वहां पर पेन हो सकता है, और लोकल या जनरल इफेक्ट में वहां पर उस पर्सन को फीवर आ सकता है। तो उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। व्हेन एनी पैथोजन एंटर द बॉडी एंड एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ डिजीज, है डिजीज का माइक्रोब को मारने के लिए बहुत सारे सेल्स के रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस की वजह से कुछ लोकल इफेक्ट, स्वेलिंग या पेन हो सकता है, और जनरल इफेक्ट में फीवर हो सकता है बच्चों। तो ये इन्फ्लेमेशन समझ में आ गया होगा आपको। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, अब अगर बीमारी हो ही गई है तो उसका ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या, तो इसके दो प्रिंसिपल हैं। पहला है कि जो पर्सन के सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करो, है ना, डिजीज्ड पर्सन के सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए, जैसे अगर फीवर दिख रहा है ना, फीवर है तो एंटी जो पैरासीटामोल इस्तेमाल करते हैं, पेन के लिए पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो स्वेलिंग कम करने के लिए। तो सिम्टम को रिड्यूस करना पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप है उस डिजीज के कॉज को, उसके रूट कॉज को किल करना। बैक्टीरिया से हो रही है तो जो एंटीबायोटिक दवाइयां इस्तेमाल करिए, वायरस से हो रही है तो एंटीवायरल दवाइयां इस्तेमाल करिए, है ना। तो दो स्टेप हैं, पहले स्टेप में हम सिम्टम को रिड्यूस करते हैं और दूसरे स्टेप में कॉज को किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अब उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखो भाई, अगर डिजीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि डिजीज होने पर ठीक है उसका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, अगर वो टाइम पर आप पकड़ लेते हैं, टाइम पर उसका इलाज हो जाता है तो ठीक है। बट उससे कई बार ऐसा होता है जो परमानेंट डैमेज हो जाता है बॉडी को, जैसे कि अगर मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को होता है तो उसका लंग्स परमानेंटली खराब हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, अगर पूरी तरह से खराब नहीं तो कमजोर जरूर हो जाता है। तो अच्छा होता है कि उसे टीबी होती ही ना। तो प्रिंसिपल इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। क्योर तो हो जाएगा, टीबी उसके बाद में ठीक हो गया, वायरस जो बैक्टीरिया था उसको हमने दवाइयों की हेल्प से नष्ट कर दिया,
बट जो उसका लॉस हुआ, परमानेंट लॉस हुआ लंग्स कमजोर होने का, वो तो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो प्रिवेंशन है उस बेटर देन क्योर है। अब प्रिवेंशन के जनरल मेथड हो सकते हैं, जनरल वे हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से, जैसे कि हम अपनी पब्लिक और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें, है ना, और साफ सफाई का ध्यान रखें, उससे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा एयरबॉर्न डिजीज होती है, अगर हवा से फैलने वाली बीमारी है तो भीड़ भाड़ ना क्रिएट करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं। अगर वाटर से होने वाली डिजीज से बचना चाहते हैं तो पानी को बॉईल करके या साफ पानी को इस्तेमाल करें, है ना। अगर वेक्टर से होने वाली बीमारियां हैं, मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारियां हैं, तो हमें ऐसी कंडीशन साफ सफाई का ध्यान रखें कि जिससे मच्छर और मक्खी जो है वो पैदा ना हो हमारे आसपास। तो ये जनरल वे है डिजीज के प्रिवेंशन के। और एक होता है स्पेसिफिक वे। स्पेसिफिक वे का मतलब होता है कि एक किसी बीमारी से बचने के लिए उसकी वैक्सीन का इस्तेमाल करना, यानी पहले से हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को तैयार कर दें कि फर्दर जब ये डिजीज असली में आएगा तो उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो फाइट कर सके, तो उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक वे। तो इसमें वैक्सीनेशन आता है। वैक्सीनेशन में क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 चल रहा है पेंडेमिक के रूप में, तो उसकी जो वैक्सीन है उसमें हम जो ये कोविड जो वायरस है जो ये कॉज करता है, उसके डेड या बहुत वीकेंड वायरस को वैक्सीन के रूप में बॉडी में एंटर कराया जाता है। उससे हमारी बॉडी फाइट करती है, बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, यानी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। तो जब असली वाला वायरस एंटर करेगा जो किसी इन्फेक्शन से जरिए हमको मिलेगा, तो हमारी बॉडी क्योंकि पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो चुकी है, तो फिर हमारी बॉडी उसके साथ बहुत स्ट्रांगली फाइट करके उस वायरस को नष्ट कर देती है, अगर वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों को बचपन में बहुत सारी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, यही रीजन है उसका। ट्यूबरक्लोसिस का टीबी का वैक्सीन जन्म के 24 घंटे के अंदर ही लग जाता है। तो उसका भी यही लॉजिक है कि वो जो डेड या वीकेंड बैक्टीरिया को एंटर कराया जाएगा बॉडी में, बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट करेगी, और जब रियल वाला बैक्टीरिया उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा तो वो उससे आराम से फाइट करके उसको खत्म कर सकती है। तो ये वैक्सीनेशन का जो स्पेसिफिक वे है उसको हम इसे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कहते हैं बच्चों। तो यहां पर ये सभी बातें स्क्रीन पर लिखी हुई है, जिसे आप आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद वैक्सीन कौन कौन सी अवेलेबल है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, मेजल्स है, पोलियो है, बीसीजी है, कोविड-19 है ना, इन सब की वैक्सीन अवेलेबल है। और एडवर्ड जेनर के बारे में क्या कहते हैं, इनसे ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं बच्चों। ये ना स्मॉल पॉक्स के टाइम पर थे, यानी पहले स्मॉल पॉक्स भी बहुत ही डेंजरस बीमारी थी, बहुत ही ज्यादा एपिडेमिक और पेंडेमिक के रूप में थी। तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने देखा कि जिनको स्मॉल पॉक्स एक बार हो गया है और वो रिकवर हो गए, ठीक हो गए, उनको स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं हो रहा है। या जिनको उससे भी हल्की एक बीमारी थी काव पॉक्स, दूध वालों को जो होती थी, तो जिनको काव पॉक्स हो गया है उनको यह स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो काव पॉक्स जिनको हो जाता था उनसे उनके से इन्फेक्शन वो हेल्दी पर्सन को देते थे, यानी दोनों पर्सन को, जिसको एक को काव पॉक्स हुआ है और एक जो हेल्दी पर्सन है, उन दोनों के हाथों के आपस में ऐसे रगड़ते थे जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाए। तो इससे क्या होगा, काव पॉक्स क्योंकि एक माइल्ड जो इन्फेक्शन था, हल्का मतलब इन्फेक्शन था, तो उससे जो हेल्दी पर्सन को आप जब उन्होंने इन्फेक्ट कराया तो हेल्दी पर्सन की बॉडी उससे लड़ सकती है और उसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद जब इसको स्मॉल पॉक्स के होने का जो चांसेस है कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था वैक्सीनेशन के डेवलप करने का। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डेवलप किया, थैंक्स टू देम ऑल्सो। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। इसके इन टेक्स्ट, इसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। बाय, टेक केयर।